दोस्तों नमस्कार। टी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 2 जो है भोजन के घटक। दोस्तों अध्याय 1 में आपने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें आप खाते हैं और भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन भी खाए जाते हैं। इसके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की थी। एक प्रकार के भोजन में दोस्तों रोटी, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। दूसरे प्रकार में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है और इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, जैसे रोटी या चावल। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है और इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकता है। तो जैसे एक खाद्य पदार्थ में मतलब कोई एक जो है अन्न से बना होता है, दूसरा जो है दाल, सब्जी या फिर मांस हो सकता है। तो ये कुछ सामान्य उदाहरण हैं हमारे आहार के। दोस्तों एक साड़ी दी गई है, इसमें कुछ व्यंजन दिए गए हैं। आपको वहाँ से कुछ खाद्य पदार्थ को जोड़ना है और समझना है। दोस्तों कभी कभी हम अपने भोजन में इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। जैसे हम इकट्ठा ही अगर जो कहा जाए तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मांस, दूध, मट्ठा सब कुछ इकट्ठे नहीं ले पाते हैं, बल्कि जब हम यात्रा में होते हैं तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो पाता है। यानी कम से कम अपनी भूख मिटाने के लिए हम जो कुछ मिल जाता है वो खा लेते हैं। और हम में से अधिकतर लोगों के लिए संभव भी नहीं है कि हर प्रकार के व्यंजन हर समय खा सकें। तो आहार में अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, इनका वितरण, इसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अंडा, दूध, मछली, ये सब चीज़ें, इनका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। और क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके बारे में आइए आगे देखते हैं। दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब में अलग अलग मात्रा में अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो हमारे भोज्य पदार्थ में शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं उनको पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है और ये जो पदार्थ होते हैं हमें या तो पौधों से मिलते हैं या जंतुओं से। और इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या होते हैं, तो इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो आपने जान लिया कि जो हम खाद्य पदार्थ अपने आहार में लेते हैं इनमें कुछ पादपों से यानी पौधों से और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और इन कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं? तो ये जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं इनको पोषक कहा जाता है। और हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर के लिए हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश, खुरदुरा पदार्थ यानी फाइबर और जल भी शामिल होता है जिसकी कि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यहाँ पे आइए देखते हैं, एक चार्ट बना है, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन की जानकारी दी गई है। आपको अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। पंजाब के बारे में जानकारी जो दी गई है दोस्तों वो इस प्रकार है। अन्न का जो व्यंजन होता है वो मान लीजिए मक्के की रोटी है। दाल या मांस का व्यंजन वहाँ पे राजमा है और सब्जियों में सरसों का साग है और अन्य व्यंजनों में दही और घी है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में अन्न का व्यंजन चावल होता है और अरहर की दाल तथा रसम या चारू, ये दाल और मांस के स्थान पे। सब्जियों में मान लीजिए कुंदरू है और अन्य व्यंजनों में मट्ठा, घी और अचार है। और आपको यहाँ यूपी के लिए अन्न का व्यंजन बताना है, दाल और मांस का व्यंजन। इसके अलावा सब्जी और अन्य व्यंजनों के बारे में यूपी के लिए क्या आवश्यक है या यूपी के लिए जो हमारा सामान्य भोजन होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों सभी खाद्य पदार्थों में आपने जान लिया कि हमारे जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जो मिनरल्स हैं। इसके अलावा फाइबर और
वाटर यानी जल भी शरीर के लिए आवश्यक है। सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं और हम कुछ साधारण विधियों से ये जान सकते हैं कि किस भोजन में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है, यानी किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, किस भोजन में प्रोटीन है, किस में वसा है या खनिज लवण किस में है। इसको हम कुछ प्रयोग और परीक्षणों के माध्यम से जान सकते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको 3 चीज़ें आवश्यक हैं: आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन। तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन से आप भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में आप जान पाएंगे। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिलाकर आप आयोडीन का जो घोल है वो प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन, जिसको कि नीला थोथा कहा जाता है, 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से ये विलयन बनेगा और 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कास्टिक जो NaOH कास्टिक सोडा जो है वो घोलने से कास्टिक सोडा विलयन प्राप्त होता है। तो पहले हम आइए देखते हैं किसी विलयन में या किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है कि नहीं, इसकी जांच कैसे करें। तो ये आप अलग से जो आप किताब पढ़ते समय यानी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते समय आप एक सादा पन्ना या सादी छोटी बुकलेट और पेन रख लीजिए और जो आवश्यक या उपयोगी तथ्य हैं मैं उनके बारे में आपको बता दिया करूँगा कि ये आप अलग से नोट कर लीजिए, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए आपको करना क्या है, तो जिस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो आप उसका परीक्षण इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य रूप से मंड और शर्करा के रूप में होता है। और यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है या मंड है तो उसका परीक्षण आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, आप तनु आयोडीन विलयन जो आपने बनाया है उसकी 2-3 बूंद इस परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा में डाल देते हैं और जब वो विलयन यानी आयोडीन विलयन, तनु आयोडीन विलयन जब उस खाद्य पदार्थ में आप डालते हैं तो पदार्थ का जो रंग होता है ये नीला या काला हो जाता है। और नीला या काला रंग यानी आयोडीन, तनु आयोडीन विलयन जब आप किसी खाद्य पदार्थ में डालते हैं तो उसका रंग नीला या काला हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इसी प्रकार आप जब प्रोटीन के लिए परीक्षण करते हैं तो प्रोटीन परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे, उसके बाद खाद्य पदार्थ के परीक्षण करने के लिए उसका पेस्ट बना लेंगे और जब उसकी थोड़ी सी मात्रा को लेकर उसे एक साफ परख नली में डाल देते हैं और जब उस जो खाद्य पदार्थ का आपने पेस्ट बना लिया है उसमें आप ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन का जब डाल देते हैं और कुछ मिनट के लिए इस परख नली को रख देते हैं तो आप परख नली के रंग में परिवर्तन देखेंगे और इसका रंग जब बैंगनी हो जाए, अगर जो उस परख नली में जो पदार्थ है उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था। जब किसी खाद्य सामग्री में आप आयोडीन विलयन डालते हैं तो उसका रंग नीला या काला हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और प्रोटीन परीक्षण करते समय किसी पदार्थ का पेस्ट बना लेते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की 2-2 बूंदें डालते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देने पर जब उस जो पदार्थ है खाद्य पदार्थ में अगर जो उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। और वसा के लिए परीक्षण, तो दोस्तों जो फैट या वसा है उसके परीक्षण के लिए मान लीजिए कोई पदार्थ है, आप उसकी कुछ मात्रा लीजिए, उसको एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर उसको थोड़ा सा हल्के से कूटिए कि कागज़ फटने न पाए। जब आप उसको कूटते हैं तब कागज़ को फिर से कूट कर उसको फैला दीजिए, सामान निकाल लीजिए और कागज़ को जब आप फैला के ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस पर तेल के कुछ धब्बे दिखाई देंगे। कागज़ को प्रकाश के जब सामने लाते हैं तो इससे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश, धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। इससे जो कागज़ पे लगा तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है और इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए।
जैसे हम टमाटर, मूली, इन सबको अगर जो हम किसी कागज़ पे धीरे धीरे रगड़ते हैं और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा देते हैं ताकि यह पदार्थ से जल आया हो तो वो सूख जाए, तो यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो इससे ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है और जल उपस्थित है। तो दोस्तों, ये परीक्षण जो आपने टेस्ट किया है ये क्या प्रदर्शित करते हैं? बहुत आसानी से आप वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उन पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में उपस्थित है कि नहीं, आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाते हैं जिनमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो? कई प्रकार के ऐसे, जैसे कोई शायद ही कोई ऐसा खाद्य पदार्थ हो जिसमें कोई पोषक तत्व उपस्थित नहीं होता है। और 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर लिए हैं। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व जो होते हैं हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, और इन पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में आइए जानते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अगला टॉपिक है कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों देखिए, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करना होता है। वसा यानी फैट से भी ऊर्जा मिलती है, और वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। तो आप अगर जो हमारे भोजन में या इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है इन पोषक तत्वों की, तो ऐसे समझ सकते हैं सबसे पहले कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं इन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, और जो वसा है यानी फैट युक्त पदार्थ हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। यहाँ आइए देखते हैं, चित्र में दर्शाया गया है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत देखिए, मीठे पदार्थ अधिकतर हैं, शकरकंद है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं, ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत हैं, यानी कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और ये नीचे जो चित्र दिए गए हैं ये वसा की प्राप्ति के स्रोत हैं। देखिए वसा प्राप्ति कैसे होता है? मूंगफली, मूंगफली के तेल से, सरसों के तेल, सूरजमुखी, नारियल के तेल और सोयाबीन के तेल से वसा की प्राप्ति होती है। और ये जो ऊपर जो चित्र दिखाया गया है ये जो है ये पादप वसा के स्रोत हैं, यानी ये पौधों से मिलने वाले वसीय स्रोत हैं। इसके अलावा ये जंतु स्रोत हैं जिसमें मछली, अंडे, मांस और मक्खन, दूध ये सब शामिल है। तो वसा के पादप और जंतु 2 प्रकार के स्रोत हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन के कुछ प्रमुख स्रोत दिखाए गए हैं। सबसे पहले इन स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटीन के जो स्रोत हैं दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन दाना और मटर का दाना और फली है। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के स्रोत हैं प्रोटीन के, इसमें मुख्य रूप से मांस, दूध, मछली, पनीर और अंडे हैं। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? आपने इसके पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसलिए शरीर को ऊर्जा या एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। और प्रोटीन क्यों आवश्यक है? तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है, और प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, तो प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन होते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, और विटामिनों से हमारे आँख, हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता मिलती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के, कई प्रकार के विटामिन होते हैं और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, और विटामिनों का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और हमारा जो शरीर है उसके लिए सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता पड़ती है। अल्प मात्रा में आवश्यकता सभी विटामिनों की पड़ती है। और विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है।
याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा कि विटामिन ए हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक विटामिन है, यानी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से जो भरपूर भोजन है वो इन चित्रों में आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे विटामिन ए के कुछ स्रोत, इन स्रोतों में देखिए दूध है, मछली का तेल है, आम, गाजर और पपीता, ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आम जो है वो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा जो जानवरों का यकृत है, दाल है, ये विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, बाजरा है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत आप जानते हैं, नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा और टमाटर, ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। और इसके अलावा विटामिन डी के प्रमुख स्रोत जो हैं वो मछली, अंडे, यकृत, मक्खन और दूध, ये सब विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। अब आयोडीन, दोस्तों कुछ खनिज लवण भी होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है। खनिज लवण में मुख्य रूप से जो स्रोत हैं खनिज लवण के, तो इसमें जो पदार्थ होते हैं आयोडीन की आवश्यकता, मछली, नमक और देखिए जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अदरक, इन सब में आयोडीन पाया जाता है। दूध और देखिए फली, बीन्स, केला, मिर्च में ये फास्फोरस के जो हैं ये भोज्य हैं। लौह के कुछ स्रोत हैं, यकृत, सेब और ये हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे चौराई। कैल्शियम के स्रोतों में मुख्य रूप से अंडा और दूध आते हैं। तो ये दोस्तों हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के साथ साथ खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है और शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। विटामिन डी जो है वो हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। और विभिन्न खनिज लवणों के आपने स्रोत देख लिए कि कौन कौन से खनिज लवण किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। और अधिकांश खाद्य पदार्थ जो हमारे होते हैं एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं और किसी भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है और इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को कुछ अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे आहारी रेशे, इनको फाइबर कहा जाता है, और जल की आवश्यकता भी शरीर को पड़ती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं और हमारे खाद्य में रुक्षांश की पूर्ति मुख्य रूप से पादप उत्पादों से होती है। फाइबर के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, अनाज, दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं प्रदान करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है, यानी हमारा पाचन और उत्सर्जन तंत्र इन फाइबर्स के पदार्थों का खाद्य पदार्थों में प्रयोग करने से सही होता है। जल की आवश्यकता क्यों है? तो जल की भोजन में उपस्थिति जो होती है वो विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होता है। देखिए, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ, मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में जल सहायक होता है और सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव यानी लिक्विड रूप में लेते हैं, जैसे पानी, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त जो जल है उसकी मात्रा हमें भोजन पकाने में पानी का उपयोग किया जाता है, वहाँ से भी हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। तो इसके अलावा देखिए, कह रहे हैं कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है? बिल्कुल, जो फल हैं जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब भी हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। अब आइए देखते हैं एक क्रियाकलाप। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल, जब आप किसी फल और सब्जी को काटते हैं या छीलते हैं तब उस समय आपके हाथ गीले होते हैं और किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। तो दोस्तों, कोई भी ताज़ा फल या जो सब्जी होता है उसमें पानी की मात्रा अवश्य होती है और कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है और इसके अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पकाने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर कुछ खाद्य पदार्थ जो नाश्ते आदि के रूप में लिए जाते हैं
वो अधिकतर ड्राई होते हैं। लेकिन जो भोजन हमारा चावल, दाल, सब्जी, रसेदार सब्जी या साग आदि जो बनाते हैं उसमें जल की मात्रा होती ही होती है। अब आपने अध्ययन कर लिया दोस्तों कि हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं वो क्यों आवश्यक हैं। शरीर के वृद्धि, विकास, ऊर्जा और रोगों से लड़ने की क्षमता आदि के लिए भोजन में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। लेकिन इन पोषक तत्वों की मात्रा अनेक अनेक पदार्थों में भिन्न भिन्न होती है, तो इसलिए हमें कई प्रकार के खाद्यान्न या कई प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग अपने भोजन में करना होता है। इसी के आधार पर आइए जानते हैं संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से पूरे दिन में आप जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनको कि शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और न कम, और हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में जो फाइबर्स हैं और वाटर यानी जल का भी स्रोत होना चाहिए, और इसी प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाए। तो सामान्य रूप में आप समझ सकते हैं कि ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, इसके अलावा फाइबर्स और जल ये सभी संतुलित मात्रा में हों उसे संतुलित आहार कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि, विकास और स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होते हैं। और इनमें जो पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा बहुत अधिक न बहुत अधिक कम होनी चाहिए। दोस्तों, आपको एक चीज और जाननी चाहिए कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शरीर के वृद्धि, विकास और रोगों से प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए आयु वर्ग के हिसाब से और इसके अलावा जो हमारा आहार होता है वो हमारे शारीरिक कार्य के हिसाब से भी निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर जो संतुलित आहार होता है वो एज और परिस्थितियों तथा हमारे शारीरिक श्रम के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थोपला, अनाज व दालों से बना हुआ, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति थोड़ी मात्रा में ही संतुलित आहार का प्रयोग कर सकता है। तो संतुलित आहार में चावल, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, इसके अलावा जो हैं जैसे इडली, मिस्सी रोटी, कई मिक्स अनाज जैसे कई प्रकार के अरहर, मूंग, उड़द और इन सब दालों से मिलाकर कोई भोजन, गुड़, चना, ये सब जब आप अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इसको आप बहुत कम खर्च में संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण है भोजन के बारे में कि उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके लिए जो होता है पोषक तत्व नष्ट न होने पाए। भोजन हमारे लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में होना उपलब्ध नहीं बल्कि उसको सही ढंग से पका होना चाहिए, और भोजन बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि उससे कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और छिलका उतारकर यदि हम सब्जियों और फलों को धोते हैं तब भी उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों के छिलके यानी त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने पर भी उसमें उपस्थित कई विटामिन और खनिज लवण जल के साथ बह जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम सब्जी या फल पकाते हैं तो क्या होता है कि विटामिन सी पकाते समय ही नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी की आपूर्ति के लिए भोजन के साथ कुछ कच्चे पदार्थ यानी सलाद जैसे प्याज, खीरा और नींबू आदि का प्रयोग करना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और पचने में आसानी होती है, और कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। और यदि भोजन पकाने में बहुत अधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई प्रकार के लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन हो सकता है क्या? क्योंकि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त तेली भोजन अधिक ऊर्जा देगा, ऐसा आप जानते हैं। क्योंकि जो वसीय पदार्थ होते हैं वो अधिक ऊर्जा देते हैं कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, लेकिन ये सही नहीं है। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और ये कई प्रकार के बीमारियों जैसे मोटापा, हाइपरटेंशन आदि को जन्म दे सकता है। तो ये नहीं है कि हमको अधिक ऊर्जा के लिए केवल वसा युक्त भोजन का प्रयोग करें,
करें वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और ये भोजन को असंतुलित कर देता है। भले ही आप अधिक ऊर्जा के लिए वसीय भोजन का प्रयोग करें, लेकिन संतुलित भोजन करना आवश्यक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, फाइबर्स और जल की मात्रा संतुलित रूप में विद्यमान हो। अब आइए देखते हैं पोषक तत्वों के अभाव से होने वाले अभावजन्य रोग। दोस्तों, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा हो, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो सकती है और यदि वह कमी लंबे समय तक जारी रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव में ग्रसित हो सकता है और एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव जो होता है हमारे शरीर में रोग और विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन से पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेता है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पे सूजन, बालों का रंग उड़ सकता है, त्वचा की बीमारियां और पाचन का कमजोर यानी पेचिश हो सकता है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुबला पतला हो जाएगा कि चलने फिरने में असमर्थ हो सकता है। कुछ विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है और भोजन में सभी पदार्थों यानी भोजन के आवश्यक तत्व जो पोषक पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक हैं उनकी संतुलित मात्रा भोजन में आवश्यक हो। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्रोटीन की कमी से यानी प्रोटीन के लंबे समय तक किसी व्यक्ति को आहार में उसको न दिया जाए तो उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण दिए गए हैं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है और आप इसे अलग से नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है या इसके अभाव से ये दृष्टिहीनता और क्षीणता मतलब आंखों की रोशनी का कमजोर होना विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका लक्षण क्या है? ये कमजोर होना आदमी का, इसकी दृष्टि कमजोर हो जाना, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी होता है। इसमें मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है और व्यक्ति को थकावट महसूस होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? तो आप जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इसके लक्षण है। यानी विटामिन सी के प्रमुख लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना और जैसे त्वचा संबंधी विकार, ये विटामिन सी के प्रमुख लक्षण हैं। दोस्तों, विटामिन डी जो है उसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं या फिर कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम जो है ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व है हमारे लिए, ये हमारे हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दांतों का क्षय हो सकता है और इसके लक्षण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। आयोडीन एक पोषक तत्व है जो कि खनिज है, ये समुद्री जल विशेषकर समुद्री नमक में पाया जाता है। इसकी कमी से घेंघा या गायटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। और ये देखिए, आयरन तत्व यानी लौह की कमी से अरक्तता यानी एनीमिया हो सकता है और कमजोरी और थकान इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो आपने देख लिया विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग और विकार। अब आइए देख लेते हैं ये जो आपने अध्याय पढ़ा है उसको शार्ट रूप में आपने इस अध्याय से क्या समझा है। तो दोस्तों, पहला बिंदु ये है सारांश में कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा भोजन में आहारी रेशे यानी फाइबर और जल भी होता है। दूसरा ये कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और रोगों से बचाव के लिए होती है। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं और
संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट जो होता है हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों और पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थिति को दर्शाता है। यानी संतुलित आहार वो होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता हो, साथ ही फाइबर और जल भी पर्याप्त मात्रा में हो। और अंतिम जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।